हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। तो आज की इस क्लास में हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। देखिए, चैप्टर नंबर 2 जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे जो है वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी जो है वो पूछे गए हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। और इस चैप्टर का नाम है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। बेसिकली जो है इसमें हमें टाइट्रेशन के बारे में जो है हमें पढ़ना होता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो क्लास में जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि प्रीवियस ईयर के कौन कौन से जो क्वेश्चंस हैं जो कि इस टॉपिक से पूछे गए हैं, और इस चैप्टर का हम पार्ट 2 भी जो है वो हम करेंगे। ठीक है, चलिए तो इस चैप्टर से जो है जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है प्रीवियस ईयर का, वो ये है कि व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, इसके बारे में जो है हमें लिखना है। तो अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ा हुआ 11th 12th में अच्छे से, तो आप इस चीज को लिख देंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, और क्या पूछा गया है, डिस्कस अबाउट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट अगेंस्ट ऑक्सैलिक एसिड। ये क्वेश्चन है बीटी यूपी 2022 5 नंबर का जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था इस चैप्टर से। तो चलिए इस क्वेश्चन को जो है वो हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन जो है वो क्या होती है। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन जो है क्या होती है, तो यहां पर हमारी हेडिंग पड़ चुकी है रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, चलिए तो रेडॉक्स रिएक्शन को जो है अगर मैं बताऊं बिल्कुल अपने शब्दों में, बिल्कुल सिंपल भाषा में, तो रेडॉक्स रिएक्शन ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण और रिडक्शन यानी कि अपचयन होता है। उसे क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा गया है, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन और अपचयन रिडक्शन जो है दोनों एक साथ में जो है वो होते हैं। ठीक है, तो यहां तक जो है किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि रेडॉक्स रिएक्शन जो है वो क्या है। ठीक है, चलिए और क्या लिखा गया है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, बिल्कुल होता है। अभी जो है एक मैं आपको यहाँ पर सिंपल रिएक्शन लिख के जो है वो मैं दिखाऊंगा कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है और रिडक्शन में क्या होता है। ठीक है, तो रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का जो है वो क्या होता है, स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर होता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे हट जाता हूं ताकि आपको बोर्ड पूरा दिख सके। तो देखिए ऑक्सीकरण क्या है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन, बिल्कुल देखिए नाम से क्लियर है। ठीक है, क्या लिखा गया है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन मतलब इसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, ऑक्सीजन का रोल होगा। ठीक है, तो देखिए जब किसी भी एलिमेंट या फिर कंपाउंड जो होता है अगर वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, अगर इलेक्ट्रॉन को खोता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। या फिर अगर किसी भी एलिमेंट या फिर किसी भी कंपाउंड में अगर ऑक्सीजन ऐड होगा उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे, ऑक्सीकरण बोलेंगे। फिलहाल आप यहां पे इतना याद रखिए, ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब किसी तत्व या फिर यौगिक एलिमेंट या फिर कंपाउंड इलेक्ट्रॉन लूज करता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। और इसमें ऑक्सीजन की क्या होती है, प्राप्ति होती है, मतलब इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन आयन क्या होता है, निकलता है। हाइड्रोजन आयन क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे जो रिएक्शन है वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल सा रिएक्शन जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है, हमारे पास क्या यहाँ पर हाइड्रोजन है। अब जो है इससे क्या हुआ, इससे जो है दो हाइड्रोजन आयन बन जाएगा अगर इसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, तो ये क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहाँ पर जो आपका पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल था इसमें से दो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, निकल गए। तो क्या मिला, दो हाइड्रोजन आयन मिला। ठीक है, तो ये चीज जो है हमको यहाँ पर देखने को मिल रही, तो ये क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा है आपका अपचयन यानी कि रिडक्शन। तो क्या लिखा गया है, अपचयन में क्या लिखा गया, थोड़ा सा यहाँ पे सही से नहीं बन पा रहा, मैं इसको सही कर देता हूं। अपचयन की अगर बात की जाए तो जब किसी तत्व यानी कि एलिमेंट या फिर यौगिक यानी कि कंपाउंड, जब किसी तत्व या फिर यौगिक द्वारा, यहाँ पे वापस आ जाता हूं। ठीक है, तो जब किसी तत्व या फिर यौगिक द्वारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है, जब किसी एलिमेंट या फिर कंपाउंड द्वारा इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है,
तो उसे क्या कहते हैं, रिडक्शन अपचयन कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन का लॉस होता है, ठीक है, जस्ट अपोजिट ऑक्सीडेशन का, और हाइड्रोजन का क्या होता है, गेन होता है, हाइड्रोजन की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो देखिए इसी चीज को जो है वो हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर लिया है फ्लोरीन लिया है, हमने यहाँ पर क्या लिया है, हमने जो है यहाँ पर फ्लोरीन लिया है, फ्लोरीन F2। इसमें आप 2 इलेक्ट्रॉन को और ऐड करेंगे, मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। जब किसी भी एलिमेंट या फिर कंपाउंड द्वारा इलेक्ट्रॉनों का गेन किया जाता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं, अपचयन कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2F-, ठीक है। मतलब देखिए जो आपका यहाँ पर फ्लोरीन था उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा आ गए, मतलब उसके ऊपर क्या आ गया, उसके ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्शन जो है आप जरूर से लिखेंगे अपने कॉपी में, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को दर्शाने के लिए। और यहाँ पर है आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति हुई, किसमें, अपचयन में, रिडक्शन में, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें हुआ, ऑक्सीडेशन में, ठीक है। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या है आप सभी समझ गए हैं, और रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन क्या है, और यहाँ पे आपका अपचयन क्या है, रिडक्शन क्या है, आप इस चीज को जो है यहाँ पे समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए तो आधा तो जो क्वेश्चन है वो हमारा सॉल्व हो गया है, और बाकी के जो स्टेप्स हैं, मतलब जो आपके यहाँ पर बाकी के क्वेश्चन में पूछा गया था उसको भी जो है हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हेडिंग पड़ी है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट, यानी कि KMnO4 अगेंस्ट ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। तो देखिए टाइट्रेशन में क्या होता है कि हमारे पास जो है 2 अलग अलग सॉल्यूशन होते हैं। एक हमारे पास नोन कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन होता है, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसकी सांद्रता हमें पता रहती है, और एक हमारे पास सैंपल होता है जिसकी सांद्रता कंसंट्रेशन हमें पता नहीं होती है, अननोन कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से जो है आपसे MCQ वगैरह भी जो है आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है। अभी जो आपने यहाँ पर पढ़ा है तो यहाँ से जो है आपसे MCQ वगैरह भी जो है एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, तो रेडॉक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है एक साथ होता है, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन में जो है किसका ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, ठीक है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपसे 1 नंबर वाले भी जो है वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पोटेशियम पर मैग्नेट का फार्मूला क्या होता है, इस तरह के जो है 1 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, KMnO4, ठीक है। और ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला H2C2O4। तो देखिए पोटेशियम पर मैग्नेट का अगर आप रिएक्शन कराएंगे ऑक्सैलिक एसिड के साथ में, H2C2O4 के साथ में, तो यह क्या होगा, यह जो है एक रेडॉक्स रिएक्शन होगी, मतलब इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा, ठीक है। चलिए तो इसके प्रिंसिपल की जो है यानी कि इसके सिद्धांत की जो है वो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो देखिए इस टाइट्रेशन में क्या होता है कि ऑक्सैलिक एसिड का क्या होगा, रिडक्शन होगा, और पोटेशियम परमैंगनेट का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। तो इस चीज को जो है आपको लिख लेना है, ठीक है। यह जो अभिक्रिया होती है किसमें होती है, एसिडिक मीडियम में होती है, अम्लीय माध्यम में होती है, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का जो है उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहां तक जो है किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जो है ये आपको नीचे वाला रिएक्शन जो है आपको लिखना होगा। तो ये आपका पोटेशियम परमैंगनेट था, ये आपका ऑक्सैलिक एसिड था, ये आपका हाइड्रोजन आयन था जो कि यहाँ पर ये जो है यहाँ पर एसिडिक मीडियम से आया होगा। तो ये देखिए ये बन गया है Mn2 प्लस 10 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन गया है। आप केमिकल रिएक्शन को भी जो है आप यहाँ पर बैलेंस भी कर सकते हैं। अगर आपने केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ी हुई है इंटरमीडिएट में तो आप जो है यहाँ पर इसको बैलेंस भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 2 मैग्नीज है, यहाँ पर 2 मैग्नीज है, यहाँ पर जो है आपको 10 कार्बन दिख रहा है, यहाँ भी जो है आपको 10 कार्बन दिखेगा। देखिए इसमें लिखा गया है
5C2, ठीक है। तो यहाँ पर C क्या है, C है आपका, ठीक है, कार्बन, तो 5 दूनी 10 कार्बन यहाँ भी आपको दिख रहा है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर ऑक्सीजन है टोटल 20, यहाँ पर लिखा है 10, यहाँ पर O2, 10 दूनी 20 हो गया। तो यहाँ भी जो है आपको 20 ऑक्सीजन आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया O4, यहाँ पर 4 और यहाँ पर लिखा गया 2, 4 दूनी 8 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया, ठीक है। और यहाँ पे भी जो है कितना है, 10 दूनी 20 है, यहाँ पे 4 दूनी 8 इधर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है केमिकल रिएक्शन को भी जो है यहाँ पर बैलेंस किया गया है। और यहाँ पे जो है, ठीक है, आपका हो गया, ठीक है, 8 दूनी 16 आपको यहाँ पर हाइड्रोजन दिख रहा है। तो यहाँ पे जो है आपको 16 हाइड्रोजन आयन जो है आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो इस केमिकल रिएक्शन को जो है अगर आप चाहें तो याद भी कर सकते हैं, MnO4- प्लस 5C2O4 2- प्लस 16 हाइड्रोजन आयन है। तो यहाँ जो है कुछ इस तरह का जो है आपको यहाँ पर केमिकल रिएक्शन देखने को मिल रहा है। और जिस भी चीज़ों को मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है आप उस पर जो है एक्स्ट्रा फोकस करेंगे। और देखिए जो आपके नोट्स हैं चैप्टर वाइज आपको जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, सबको जो है आप अपने कॉपी में लिखिए और एग्जाम से काफी टाइम पहले जो है आपका जो सिलेबस होगा वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसके प्रोसीजर की अगर बात की जाए, प्रोसीजर की इसका जो यहाँ पर प्रक्रिया है वो क्या होती है। तो पहला कि ऑक्सैलिक एसिड को तैयार करना, ठीक है। तो क्या लिखा गया है, शुद्ध ऑक्सैलिक एसिड क्रिस्टल को जो है सटीक मात्रा में तौलकर डिस्टिल वाटर में घोला जाता है और इसे जो है एक स्टैंडर्ड फ्लास्क में हम इसे क्या करते हैं, तैयार करते हैं। मतलब हमें स्टार्टिंग में जो है ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्यूशन बनाना होगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है हमें अपना, ठीक है, टाइट्रेशन सेटअप बैठाना होगा। तो देखिए ब्यूरेट में क्या होता है कि, ठीक है, ब्यूरेट में जो है पोटेशियम परमैंगनेट का घोल डाल जाए, ठीक है, तो उसके ऊपर सॉल्यूशन होगा उसको डाला जाएगा और एक टाइट्रेशन फ्लास्क में ऑक्सैलिक एसिड लिया जाएगा और उसमें जो है कुछ मिलीलीटर जो है हम सल्फ्यूरिक एसिड जो है हम उसमें डालेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका तीसरा टाइट्रेशन की प्रक्रिया, तो पोटेशियम परमैंगनेट को धीरे धीरे जो है वो ब्यूरेट से मिलाया जाएगा और फ्लास्क को जो हम क्या करते हैं लगातार हिलाते रहेंगे और एंड पॉइंट पे जो है, और एंड पॉइंट जब होगा, एंड पॉइंट तब होगा जब जो आपका सॉल्यूशन होगा हल्का गुलाबी हो जाएगा, ठीक है। और यह हमें दिखाएगा कि पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो उपस्थित है, ठीक है। जो अधिक पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति को बताता है, तो कौन सा रंग होगा, हल्का गुलाबी रंग जो है वो हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन के आंसर में हमने क्या क्या डिस्कस किया है और इसी से जो है आपसे शॉर्ट नोट भी जो है आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। 3 नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ लेंगे, ठीक है। चलिए तो अब जो है बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि 2022 का ही है। 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, राइट इन शॉर्ट अबाउट ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए मतलब यहाँ पे 2022 में जो है इसी चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन पूछा गया 5 नंबर का, एक पूछा गया 3 नंबर का। तो इस क्वेश्चन में जो है हम ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे और यहाँ पे मैं आपके साथ डिटेल से डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो आपको क्या लिखना है वो मैं आपको बता दूंगा। तो आप उसमें लिखेंगे कि ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्या होती है और उसका एडवांटेज या फिर डिसएडवांटेज जो है अगर आप यहाँ पर डिस्कस कर देंगे तो 3 नंबर जो है उतना बहुत ही है, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पे बात करते हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस की, ठीक है। चलिए तो क्या लिखा गया है, तो यहाँ पर लिखा गया है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस जो होता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीक है जिसका उपयोग किसी विशिष्ट पदार्थ की मात्रा को वेट मेजरमेंट द्वारा निर्धारित किया जाता है। यहाँ पर मेजरमेंट की स्पेलिंग जो है थोड़ी सी यहाँ पे गलत हो गई है, एक एक्स्ट्रा एम लग गया, ठीक है। तो देखिए ग्रेविमेट्रिक अगर बात की जाए टेक्निक की, तो ये जो है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीक है और इसका जो उपयोग है किसी भी सैंपल की मात्रा को वेट मेजरमेंट द्वारा जो है निर्धारित किया जाता है, ठीक है। और क्या लिखा गया है, यह विधि मुख्य रूप से किसी अज्ञात यौगिक अननोन कंपाउंड में उपस्थित किसी विशेष तत्व यानी कि एलिमेंट या फिर यौगिक कंपाउंड की क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए उपयोग की जाती है। मतलब जो आपका सैंपल है उसमें जो है किसी भी तत्व या फिर यौगिक जो है वो कितनी मात्रा, कितना वजन जो है वो उसका उसमें मौजूद है, ठीक है। अब इसके प्रिंसिपल की बात कर ली जाए, अगर इसके सिद्धांत की बात की जाए तो आप जो है केवल अगर इसका सिद्धांत लिख देते और ये टेक्निक क्या होती है तो आपका शॉर्ट नोट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें बेसिकली होता क्या है, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में जो है होता क्या है इस चीज के बारे में जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं।
तो देखिए ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस एक ऐसी तकनीक है जिसमें किसी पदार्थ की मात्रा को उसके भार के आधार पर जो है वो मापा जाता है। जैसे कि यहाँ पे जो है हमारे पास एक सैंपल होगा, तो इस विधि का मुख्य सिद्धांत यह है कि जो हमारा सैंपल है, जो हमारे पास एनालाइट है, उसको जो है एक हम केमिकल रिएक्शन कराएंगे, एक हम क्या कराएंगे, केमिकल रिएक्शन कराएंगे, रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे। तो इस विधि का मुख्य सिद्धांत यह है कि एनालाइट को एक विशेष केमिकल रिएक्शन के माध्यम से एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट के रूप में बदलेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो भी सैंपल होगा हम उसको किसी ऐसे केमिकल से रिएक्ट कराएंगे जिससे हमारे पास जो है एक अघुलनशील अवक्षेप बन जाएगा, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इस प्रेसिपिटेट को, इस अवक्षेप को जो है हम फिल्टर करेंगे, उसको सुखा देंगे और उसका जो है और उसका ठीक है वजन करेंगे और तौल कर उस तत्व की सटीक मात्रा का जो है वो हम पता लगा लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली जो है इसमें क्या होता है, इसमें जो है हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, तो ग्रेविमेट्रिक जो आपके पास एनालिसिस है क्या है, एक आपका जो है ठीक है ऐसा आपका ठीक है टेक्निक है, मेथड है जिसमें किसी पदार्थ की मात्रा को जो है उसके भार के आधार पर मापा जाता है। और इसमें जो है बेसिकली जो भी हमारे पास सैंपल होता है हम उसको किसी केमिकल से रिएक्शन करा के हम उसको बदल देंगे इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट में, अघुलनशील अवक्षेप में। उसके बाद उसको सुखा दिया जाएगा, फिल्टर कर दिया जाएगा और उसको जो है तौला जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसके बारे में जो है हम थोड़ा सा यहाँ पे और डिटेल्स जो है वो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। मतलब इसकी जो अलग अलग मेथड्स हैं उसके बारे में जो है मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ कि हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपसे 5 नंबर का जो है अगर एग्जाम में पूछ लेगा तो आप इसको कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहां पे दिया गया है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस की विधियां, ग्रेविमेट्रिक विश्लेषण की विधियां, मेथड्स ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ठीक है, तो देखिए इसके 3 से 4 जो है आपके पर मेथड्स, इसके बारे में जो है हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। पहला है आपका प्रेसिपिटेशन ग्रेविमेट्री, मतलब क्या, इसमें अवक्षेपण बनेगा, प्रेसिपिटेट बनेगा। ठीक है, तो देखिए इस विधि में जो है एक प्रेसिपिटेटिंग एजेंट्स का उपयोग किया जाता है जो कि सैंपल को अघुलनशील अवक्षेप के रूप में अलग कर देता है, जिसे फिल्टर करके सुखाया और तौला जाता है। जैसे कि देखिए अगर आपके पास क्या है, अगर आपके पास सिल्वर नाइट्रेट है, AgNO3 है, अगर आप इसको ऐसे सॉल्यूशन में डालेंगे जहां पर क्या है क्लोराइड आयन, तो ये क्या करेगा, ये जो है यहाँ पर अवक्षेप बना देगा सिल्वर क्लोराइड का। ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, सिल्वर क्लोराइड का जो है यहाँ पर अवक्षेप बन जाएगा। तो क्लोराइड का निर्धारण जिसमें कि सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का उपयोग होता है, जिसमें सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट क्या बन जाएगा, अवक्षेप बन जाएगा। यही आपका क्या है अवक्षेप है, इसी को हम क्या करेंगे, फिल्टर कर लेंगे, सुखा लेंगे। ठीक है, और हमें पता चल जाएगा कि क्लोराइड आयन जो है वो कितना उस सैंपल में मौजूद था। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं दूसरे मेथड की जो कि है आपका वोलाटाइलाइजेशन ग्रेविमेट्री। ठीक है, वोलाटाइलाइजेशन ग्रेविमेट्री। तो देखिए इस मेथड में क्या होता है कि जो भी हमारा सैंपल होता है, इस विधि में किसी भी यौगिक या फिर सैंपल को जो है गर्म किया जाता है और उसको जो है एक हम वाष्पशील उत्पाद वोलाटाइल प्रोडक्ट में हम उसे बदल देंगे और उसके भार में हुए परिवर्तन का जो है हम विश्लेषण करेंगे कि जिस सैंपल को हमने गर्म किया था, ठीक है, और उसमें एक कोई ऐसा एलिमेंट होगा जो कि क्या होगा, भाप में बदल जाएगा। तो उसके बाद जो है कितना जो है मास में परिवर्तन हुआ, कितना जो है यहाँ पर द्रव्यमान या फिर भार में जो है वो परिवर्तन हुआ। जैसे कि आपके पास है हाइड्रेटेड सॉल्ट, जैसे कि आपके पास बेरियम क्लोराइड डाइहाइड्रेट है, BaCl2.2H2 है। अगर आप इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर जो भी वाटर होगा, वाटर कंटेंट होगा, वो क्या होगा, वाष्प में, वेपर में बदल जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रेटेड सॉल्ट जैसे कि बेरियम क्लोराइड डाइहाइड्रेट में वाटर का निर्धारण जो है वो इसी विधि से किया जाता है। ठीक है, और तीसरा है आपका इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री। तो इसमें इलेक्ट्रोलिसिस होता होगा, विद्युत जल अपघटन होता होगा। ठीक है, इसमें जो है आपका जल अपघटन होता होगा, आपका यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो यहाँ पर होता होगा। चलिए तो क्या लिखा गया है, इस तकनीक में किसी मेटल्स को इलेक्ट्रो डिपोजिशन के माध्यम से इलेक्ट्रोड पर जो है जमाया जाता है और फिर उसका भार लिया जाता है, जैसे कि आपका हो गया कॉपर आयन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 3 मेथड के बारे में जो है वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है।
ठीक है। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस की जो है 3 मेथड के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया, प्रेसिपिटेशन, और आपका हो गया दूसरा हो गया वोलाटिलाइजेशन, तीसरा हो गया इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री। ठीक है, तो देखिए तो क्वेश्चन तो आपसे 3 नंबर का पूछा था, तो आप जो है सिर्फ इसका सिद्धांत लिख देते। ठीक है, और जो है आप इसके जो है एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिख देते, तो आपका जो है 3 नंबर का जो है इतना शॉर्ट नोट सही था। लेकिन अगर आप ये पूरा लिखेंगे, इसके कौन कौन से मेथड्स होते हैं, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, तो ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन जो है वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के लाभ। ठीक है, तो देखिए इसका जो पहला एडवांटेज ये है या फिर इसका पहला मेरिट ये है कि यह जो है एक बहुत ही सटीक तकनीक होती है। इसमें किसी जटिल या फिर महंगे उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है। इसका उपयोग सल्फेट, क्लोराइड, ऑक्सलेट, फॉस्फेट की मात्रा को निर्धारित करने में उपयोग किया जाता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ड्रग एनालिसिस और प्योरिटी टेस्टिंग के लिए जो है ये उपयोगी होता है। अब इसके लिमिटेशन या फिर डिसएडवांटेज की बात की जाए तो इसमें जो है समय बहुत लगता है। इस विधि में जो है समय बहुत लगता है। यदि प्रेसिपिटेशन पूरी तरीके से नहीं हुआ है तो कुछ इसके अंदर त्रुटियां हो सकती हैं, एरर हो सकता है। अगर कोई गंदगी मौजूद है, अगर कोई दूसरा कंटामिनेंट है, तो इससे जो आपका रिजल्ट होगा वो आपका प्रभावित हो सकता है। और चौथा है सही रिजल्ट प्राप्त करने के लिए जो आपकी ये तकनीक है इसका जो है सटीक उपयोग करना होगा। ठीक है, तो ये जो है इसकी क्या है डिसएडवांटेज जो है वो दिए गए हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के। तो अब तक हमने डिस्कस किया है रेडॉक्स मेथड के बारे में। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। दूसरा हमने डिस्कस किया है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के बारे में। तो ये जो है आपका यहाँ पर पूरा सिलेबस है। देखिए क्लास को स्टार्ट होने से पहले मैं आपके साथ सिलेबस डिस्कस कर देता हूँ कि सिलेबस जो है आपको क्या क्या पढ़ना है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, ठीक है, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस से। और पहला था आपका वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। तो इसमें जो है आपका फंडामेंटल ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस हो गया, एसिड बेस टिट्रेशन, नॉन एक्वस टिट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टिट्रेशन, ठीक है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टिट्रेशन और रेडॉक्स टिट्रेशन। तो रेडॉक्स टिट्रेशन से जो है वो हमने क्वेश्चन को कर लिया है, इसको भी हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, और देखिए जो टॉपिक बच्चे रहेंगे उनको जो है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन पे जो है हम चलते हैं। और देखिए बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन द फंडामेंटल ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या है इसके बारे में लिखिए। डिस्कस रेडॉक्स टाइट्रेशन। तो देखिए रेडॉक्स टाइट्रेशन के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो आप उस चीज को जो है इस क्वेश्चन के आंसर में जो है आप लिख देंगे। आप जो है इस चीज को लिख देंगे, पोटेशियम परमैंगनेट और ऑक्जेलिक एसिड के बारे में जो हमने यहाँ पर ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसका सिद्धांत और इसका जो यहाँ पर प्रोसीजर है आप इस चीज को जो है लिख देंगे। और इस क्वेश्चन के आंसर में जो है वो हम यहाँ पर बेसिकली डिस्कस करेंगे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है क्या। ठीक है, और रेडॉक्स टिट्रेशन के बारे में मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूं। तो जो है आप इस क्वेश्चन के आंसर में जो है उसको भी लिख देंगे। ये आपका बीटीयूपी 2024 का जो है ये क्वेश्चन है 5 नंबर का। चलिए तो देखिए वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है क्या। ठीक है, तो यहाँ पर हेडिंग बड़ी है फंडामेंटल ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ठीक है, बहुत ही आसान है। तो देखिए वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जो है एक क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस की विधि है। मतलब हमारे पास जो भी सैंपल है उस सैंपल में जो है अगर कोई एलिमेंट है, कंपाउंड है, तो उसकी मात्रा कितनी मौजूद है। ठीक है, जिसमें किसी अज्ञात पदार्थ की मात्रा को सॉल्यूशन की ज्ञात मात्रा और कंसंट्रेशन से रिएक्शन कराकर मापा जाता है। मतलब कहने का क्या मतलब कि हमारे पास जो है 2 तरह का सॉल्यूशन होता है, एक आपका सैंपल वाला होगा और एक हमारे पास स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होगा। सैंपल वाले सॉल्यूशन का जो है उसका कंसंट्रेशन हमें पता नहीं होगा, उसकी सांद्रता हमें पता नहीं होगी। और एक हमारे पास स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होगा जिसका जो है कंसंट्रेशन, उसकी मात्रा है वो हमें पता होगी। दोनों के बीच में जो है हमें क्या कराएंगे, केमिकल रिएक्शन कराएंगे। इस विधि को जो है टाइट्रेशन भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए और क्या लिखा गया यहाँ पर। तो इसके पीछे का जो यहाँ पर मूल सिद्धांत है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। वॉल्यूमेट्रिक विश्लेषण का मूल सिद्धांत, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ठीक है,
तो वही सारी बातें जो है यहाँ पे लिखी गई हैं। इस विधि में किसी अज्ञात सांद्रता वाले सॉल्यूशन को ज्ञात सांद्रता वाले सॉल्यूशन से अभिक्रिया कराई जाएगी। जब रिएक्शन पूरा हो जाएगा तो उपयोग किए गए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की मात्रा जो है अज्ञात सैंपल की सांद्रता से ज्ञात की जाएगी। ठीक है, तो रिएक्शन पूरी हो जाती है तो उपयोग किए गए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की मात्रा से अज्ञात यानी कि जो हमारे पास सैंपल होगा उसकी सांद्रता जो है वो ज्ञात कर ली जाएगी। इस प्रक्रिया में जो है एक इंडिकेटर का उपयोग होगा जो कि क्या करेगा, कलर चेंज करेगा जब रिएक्शन पूरी हो जाएगी। तो इंडिकेटर से यह पता चलेगा कि जो आपका रिएक्शन है वो क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है। ठीक है, अब देखिए वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जो है कई तरह के होते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया बेसिकली जो है 4 तरह का जो है वो हमारे सिलेबस में दिया गया है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, टाइप्स ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ठीक है, पहला है आपका एसिड बेस टाइट्रेशन। इसमें एक एसिड और बेस का रिएक्शन कराया जाता है, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का टाइट्रेशन कैसे होगा, एसिड बेस टाइट्रेशन से होगा, क्योंकि NaOH क्या है, एक बेस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, एक एसिड है। दूसरा है आपका रेडॉक्स टाइट्रेशन। इसमें जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होगी, जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट हो गया और फेरस आयन हो गया। तीसरा है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। इसमें जो है एक इनसॉल्युबल अघुलनशील अवक्षेप बनेगा, प्रेसिपिटेट बनेगा, जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड का टाइट्रेशन। और चौथा है आपका कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन, जिसमें जो है एक मेटल और ठीक है, मेटल और लाइगेंड का क्या होगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, जैसे कि आपका हो गया EDTA का टाइट्रेशन। ठीक है, तो देखिए वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होता है, इसके पीछे का प्रिंसिपल क्या है और इसके टाइप्स क्या है, इतना हमने डिस्कस कर दिया है। और क्या पूछा था इसमें पूछा था कि रेडॉक्स टाइट्रेशन के बारे में जो है आप यहाँ पे डिस्कस करिए। तो यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट और ऑक्सैलिक एसिड का जो है वो हमने डिस्कस किया था। आप यही चीज जो है यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। चलिए तो अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। गिव प्रिंसिपल्स एंड लिमिटेशन ऑफ मोहर मेथड। ये भी जो है 2024 का ये क्वेश्चन है, प्रिंसिपल एंड लिमिटेशन ऑफ मोहर मेथड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पता नहीं कहां से आ गया, लेकिन इस क्वेश्चन को जो है हम यहाँ पे तैयार कर लेंगे। बेसिकली जो है आपका यह प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन है। ठीक है, क्या है, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा गया है, प्रिंसिपल्स ऑफ मोहर मेथड। तो देखिए मोहर मेथड जो है क्या है, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन मतलब क्या बनेगा, इसके अंदर अवक्षेप बनेगा। तो मोहर विधि जो है एक प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन तकनीक है। इसका उपयोग जो है क्लोराइड और ब्रोमाइड आयन के मात्रात्मक यानी कि क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए किया जाता है। इस विधि में सिल्वर नाइट्रेट को जो है AgNO3 को जो है टाइट्रेंट के रूप में उपयोग किया जाता है और इंडिकेटर के रूप में पोटेशियम क्रोमेट को जो है उपयोग किया जाएगा। पोटेशियम क्रोमेट K2CrO4 को जो है इंडिकेटर संकेतक के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए जब सिल्वर नाइट्रेट, बहुत आसान सा है, जब सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 को क्लोराइड सॉल्यूशन में अगर आप मिलाएंगे तो क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप बनेगा। जैसे कि यहाँ पर रिएक्शन दी गई है, यहाँ पर क्या है आपका सिल्वर नाइट्रेट है प्लस क्या है यहाँ पर, ठीक है, क्लोराइड आयन, तो क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड AgCl का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। और देखिए जब सॉल्यूशन में मौजूद संपूर्ण क्लोराइड आयन रिएक्शन कर लेंगे तो जो एक्स्ट्रा आपका पर सिल्वर नाइट्रेट होगा वो पोटेशियम क्रोमेट के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा और रेडिश ब्राउन सिल्वर क्रोमेट बनाएगा। ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर का मतलब थोड़ा सा लाल भूरे कलर का जो है सिल्वर क्रोमेट का क्या बनाएगा, अवक्षेप बनाएगा, जो कि हमें यह बताएगा कि जो रिएक्शन है वो क्या हो गई, ये पूरी हो गई है। रिएक्शन का एंड पॉइंट जो है वो हमें ये बताएगा। ठीक है, अब देखिए इसके एडवांटेज क्या है। बेसिकली क्वेश्चन में तो डिसएडवांटेज पूछा है, लेकिन हम यहाँ पे इसका एडवांटेज जो है वो हम डिस्कस करेंगे और साथ में जो है हम इसका डिसएडवांटेज भी जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहले बात करते हैं एडवांटेज की। तो देखिए यह विधि जो है क्लोराइड ब्रोमाइड आयन की सटीक मात्रा का, ठीक है, सटीक मात्रा का निर्धारण करने में मदद करती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि मोहर मेथड का जो उपयोग है वो किसकी मात्रा को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, क्लोराइड और ब्रोमाइड
यह विधि क्या है, आसान होती है और प्रयोगशाला में आसानी से की जा सकती है। यह विधि जल और दूसरे लिक्विड में जो है क्लोराइड आयंस की पहचान के लिए उपयोगी होती है। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की। यह विधि जो है केवल pH 6.5 से लेकर 10 के बीच जो है सही रिजल्ट देगी। यदि सैंपल के अंदर कार्बोनेट, फॉस्फेट या फिर दूसरे आयंस अगर उपस्थित हैं तो हो सकता है कि प्रेसिपिटेट ना बने, प्रेसिपिटेट को ये प्रभावित कर सकते हैं। और तीसरा इसका डिसएडवांटेज या फिर डीमेरिट यह है कि जो ब्राउन और रेड कलर का जो एंड पॉइंट बनता है उसे जो है कभी कभी देखना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो देखिए बेसिकली आज की इस वीडियो क्लास में हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे जो कि बीटी यूपी डी फार्मा एग्जाम में पूछे गए थे। इन सभी क्वेश्चंस को जो है आप तैयार कर लेंगे और इसके साथ में ऐसे टॉपिक जो कि यहाँ पर बचे रह गए हैं उनको जो है हम पार्ट 2 में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसके बाद जो है आपका चैप्टर नंबर अगर बात की जाए 3 की फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, तो इसके बाद जो भी आपको यहाँ पर चैप्टर देखने को मिलेंगे सारे चैप्टर क्या होंगे, थोड़े से बड़े बड़े चैप्टर होंगे। तो देखिए अब जो है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को इजी कर दिया गया है। अब जो है आपको बस केवल स्ट्रक्चर पढ़ना होता है और देखिए फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी को जो है अब यहाँ पर हटा दिया गया है, बस यूजेस पढ़ना है। तो उसके कुछ ब्रांड नेम वगैरह के बारे में जो है आपको डिस्कस करना है और आपको क्लासिफिकेशन पढ़ना है। ठीक है, तो इसके बाद जो है हम पार्ट 2 करेंगे इस चैप्टर का, उसके बाद जो है हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।